Hello, my dear students. Myself Rakesh Kumar, PGT English from संस्कार साइंस अकेडमी घोड़ा गोरजी झुंझुनू राजस्थान। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अपन ने ये चौथा जो लेसन है लॉस स्प्रिंग, जो हमारी फर्स्ट बुक है, उसके अंदर हमने 100 टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए। आज अपन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो लॉस स्प्रिंग जो है, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि लॉस स्प्रिंग जो कि एक महान लेखिका है जिसका नाम अनीश जूंग है, उसके द्वारा ये लेसन लिखा गया है। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये जो अनीश जूंग है वो गरीब तबके के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, तो उनके बारे में वो जानने के लिए वो ज्यादा ललायत रहती है और उनके बारे में जानकर वो उनकी दशाओं का वर्णन अपने इस लेसन के माध्यम से एक्सप्रेस करती है। किस किस प्रकार से जो कम सुविधाओं वाले बच्चे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो अपना जीवन किस प्रकार से जीते हैं और रहने का तरीका क्या उनका और खान पान क्या उनका, ये सारी चीजों का वर्णन यहाँ इस लेसन के अंदर किया गया है। तो जैसा कि ये जो लेखिका अपनी उसने सबसे पहले तो ये जो गंदी बस्ती में रहने वाले जो लड़के हैं, बच्चे हैं और लोग हैं, वहां का वर्णन करती है। तो अपन आज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें देखिए, आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जो वर्ड लिमिट है वो 125 वर्ड्स है, यानी कि आपको 125 शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, सब सीमा का खास तौर से ध्यान रहे। अगर आपको ये 7 अंक का क्वेश्चन आता है, आप देखिए 7 अंक का क्वेश्चन आएगा, अगर 7 में से 7 अंक लाने हैं आपको, 7 में से 7 मार्क्स लाने हैं आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड लिमिट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बात आपको यह बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप आंसर को आप याद करो तो आपके माइंड में एक बात रहनी चाहिए। कौन सी? कि मैं जब भी किसी क्वेश्चन को याद कर रहा हूं या आंसर को याद कर रहा हूं तो मुझे मेरी जो वोकेब के साथ साथ जो मेरी ग्रामर है वो मेरी स्ट्रोंग होनी चाहिए। बगैर विदाउट ग्रामर यू कैनॉट लर्न एनी आंसर टू द क्वेश्चन। आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं याद कर सकते हो। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर से ही आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, जो आपको देखना है। पहला प्रश्न इसमें देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स। आपको क्या करना है कि जो सीमापुरी की जो जीवंत दशाएं हैं, सीमापुरी जो गंदी बस्ती है उसकी जीवन दशाएं, उनका वर्णन आपको करना है। स्लम्स यानी गंदी बस्ती, सीमापुरी जैसा कि हमारे लेसन के अंदर वर्णित है, मेंशन है कि सीमापुरी एक गंदा स्थान है, गंदी बस्ती है, जहां बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कचरा उठाते हैं और उनका काम ही कचरा उठाने का है, उनका रहने का, खान पान का तरीका सुटेबल नहीं है। तो ये गंदी बस्ती एक तरह से। आंसर भी बताया कि देयर आर सम लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स, कि सीमापुरी जो गंदी बस्ती है उसमें कुछ जीवन दशाएं निम्नानुसार है। तो अपन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथरेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर रीडिंग टू दिस लेसन, लेखिका के अनुसार और इस पाठ के हमारे पठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यानी आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या ऑन द बेसिस ऑफ? ऑन द बेसिस ऑफ ए कंपाउंड परिपोजिशन है। क्या है? कंपाउंड परिपोजिशन है, आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू, ये भी क्या है? अकॉर्डिंग टू, ये भी कंपाउंड परिपोजिशन है। देखो, सिंगल परिपोजिशन और कंपाउंड परिपोजिशन दो चीजें होती हैं, जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ, ड्यू टू, इन ल्यू ऑफ, ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एंड अकॉर्डेंस टू, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारी क्या है? हमारी कंपाउंड परिपोजिशन है। तो आपको देखना है कि लेखिका के अनुसार और हमारे इस पाठ के पठन के अनुसार सीमापुरी जो है, सीमापुरी कैसा स्थान है? सीमापुरी एक गंदी बस्ती है, स्लम एरिया है। स्लम यानी गंदी, एरिया यानी क्षेत्र या बस्ती। अब देखो, यहां मैंने विच कनेक्टर लगाया, कंजक्शन लगाया। मैं आपको बता दूं कंजक्शन के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता एक तो होता हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक होता सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है
और जो सबऑर्डिनेट होता है ना वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, मैं आपको बता दूं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार थोड़ा ध्यान रखना, इन चीजों को आपको ध्यान साथ साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना अपन क्या नहीं कर सकते, किसी भी आंसर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। चाहे आप कितना ही रट लो, कितना ही कुछ कर लो, आपको आंसर याद होगा ही नहीं जब तक आप ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है, आप ग्रामर में परफेक्ट नहीं हो, तब तक ये अपन नहीं कर सकते, किसी आंसर को याद अच्छे से नहीं कर सकते और अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट नहीं दे सकते एग्जाम के अंदर। तो आपको बता रहा हूं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है कम्युलेटिव, एक होता है अल्टरनेटिव, एक होता है हमारा इलेटिव और एक होता है एडवर्सेटिव। कम्युलेटिव यानी साधारणवाचक संयोजक शब्द या साधारण संयोजक शब्द, जिसमें एंड, बोथ एंड एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो ये शामिल होते हैं। इसके अलावा एडवर्सेटिव विरोध को प्रकट करने वाले संयोजक शब्द, जिसमें हाउ यू आर, इसके अलावा बट, इसके अलावा अपना आल दो, यट, और इसके अलावा व्हाइल, ये कंजक्शन इसमें शामिल होते हैं क्योंकि ये कंजक्शन विरोध को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन? एडवर्सेटिव कंजक्शन बोलेंगे। मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं, क्योंकि अपन को ये आंसर अच्छे से याद करना है, इसलिए अपन को ये सारी चीजें जाननी जरूरी होंगी। अब तीसरा प्रकार है हमारा अल्टरनेटिव, वैकल्पिक संयोजक शब्द, जिसमें आइदर और, नाइदर नोर, या तो या न तो नहीं, ये 2 कंजक्शन इसमें शामिल होते हैं। चौथा हमारा है अल्टरनेटिव हो गया, एडवर्सेटिव हो गया, कम्युलेटिव हो गया, इलेटिव। चौथा हमारा इलेटिव यानी परिणामवाचक संयोजक शब्द, जिसमें परिणाम निकलता हो, जैसे कि थस, देयरफॉर, ये कंजक्शन कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये कंजक्शन हमारे इलेटिव कंजक्शन की श्रेणी में आते हैं। तो यहां आपको बता दूं, ये जो विच है वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो कंजक्शन कोऑर्डिनेट होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो कंपाउंड सेंटेंस में लगता है, और जो कंजक्शन हमारा सबऑर्डिनेट होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगता है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आपको एक बार बता दूं, हु, हुम, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, और इसके अलावा अपना दैट और बिकॉज, इफ और अनलेस, ये सारे कंजक्शन हमारे कौन से हैं? ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिनका प्रयोग हमेशा और हमेशा कहां करोगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करोगे। इनकी रचनाएं, इनके स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और जब कभी टाइम मिलेगा तो एक साथ साथ इनको हम कवर करते चलेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, होता क्या है अक्सर कि जब स्टूडेंट 12th क्लास में आ जाता है तो वो ग्रामर से उसका जो ध्यान है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, यानी कि वो अलग होने लग जाता है, उससे वो पिछड़ जाता है। तो उसको उस ग्रामर को साथ में लेके चलना, क्योंकि जब आप 12th पास आउट कर लोगे ना तो आपको करने के बाद में ग्रामर ही दोबारा आपको एक नए सिरे से खोलनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप इस ग्रामर को साथ साथ बनाए रहो, मेंटेन रखो इसको आप। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यानी कि लेखिका के अनुसार और इस पाठ के अध्ययन के अनुसार सीमापुरी इज स्लम, सीमापुरी एक गंदी बस्ती है, विच यानी जो, इस सिचुएटेड यानी स्थित है, ऑन द यानी पर, फेरी पेरी यानी सीमा, ऑफ यानी की, दिल्ली की सीमा पर, यानी जो गंदी बस्ती दिल्ली की सीमा पर स्थित है। इस सिचुएटेड का मीनिंग होगा स्थित है। इस सिचुएटेड पैसिव वॉइस से इतना बता दूंगा आपको, इस सिचुएटेड पैसिव वॉइस है, इसका ख्याल रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा सिचुएटेड कर देते, इज भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करो, माइनर मिस्टेक भी आप कर दोगे अपने आंसर के अंदर तो अगला आपका मार्क्स डिटेक्ट कर सकता है, काट सकता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं साफ साफ, ये मेरा ऐसा अनुभव है। देखिए आगे, इसके बाद में वेयर कंजक्शन लगा हुआ है, जहां अबाउट इन लगभग 10,000 रेक पिकर, जहां लगभग 10,000 कचरा उठाने वाले लोग, रेक पिकर से नहीं कचरा बीनने वाले लोग, लिव रहते हैं किसमें? गारे से बनी हुई स्ट्रक्चर से नहीं, झोपड़ियों में, गारे से बनी हुई झोपड़ियों में। और जिन झोपड़ियों की जो छत है वो किन की है? विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पलिन, जिनकी छत टिन और तिरपाल की बनी हुई है। अर्थात इसका मीनिंग हुआ कि सीमापुर ये गंदी बस्ती है जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है, जहां लगभग 10,000 जो कचरा उठाने वाले लोग हैं वो टिन और तिरपाल से बनी हुई गारे से युक्त झोपड़ियों में रहते हैं। इसका मीनिंग ये होगा।
दे डू नॉट हैव स्वेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यानी उनके पास हैव, देखो यहाँ डू नॉट हैव, कोई यहाँ पर ये क्या नहीं है, कोई यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये मैन वर्ब है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म बता दूं मैं आपको, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हैव मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एचवी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो दे डू नॉट हैव स्वेज, स्वेज यानी जैसे कि गंदा पानी, गंदे पानी, और ड्रेनेज यानी निकास, यानी कि स्वेज ड्रेनेज यानी गंदे पानी का निकास की जो सुविधा है वो उनके पास नहीं। एक तो एक रनिंग वाटर और जल आपूर्ति है उसकी व्यवस्था भी उनके पास नहीं है। कहने का तात्पर्य उन लोगों के पास या उन घरों में एक तरह से जल आपूर्ति की व्यवस्था और गंदे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। इसका मीनिंग इस प्रकार से लगाओगे आप, दियर, या इसको चेंज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देयर आर नॉट एनी फैसिलिटी ऑफ सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, ये भी कर सकते हो आप। देयर आर नॉट एनी फैसिलिटीज ऑफ सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर। इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से भी आप बना सकते हो, चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, अगला देखो, डियर चिल्ड्रेन ग्रो अप दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स। उनके जो बच्चे हैं या जो बच्चे हैं वो इन छोटी झोपड़ियों में ग्रो अप यानी बढ़ते हैं, यानी अपने आप को अपना विकास करते हैं या उनमें वो ग्रो अप होते हैं, बड़े होते हैं। हेल्प एंड हेल्प, देखो एंड कंजक्शन कौन सा है? एंड कंजक्शन हमारा कम्युलेटिव कंजक्शन है। वो भी कौन सी श्रेणी में आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की श्रेणी में आता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जहां लगता है तो सेंटेंस कैसा बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि आपको ये भी तो कंफर्म हो जाएगा ना, अपन ने यहां तक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस याद कर लिया, अब इसके बाद में कंपाउंड आएगा तो ये भी एक दिमाग में बन जाएगी, साइकोलॉजी बन जाएगी कि हाँ हमने यहां तक ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस याद कर लिया, उसके बाद में ये अगला कंपाउंड का आया क्योंकि इसमें कंपाउंड का कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए इन मानकों को तय करते हुए अपन को इंग्लिश याद करनी है। ऐसे इंग्लिश याद नहीं होगी आपको, यानी कि आपको मानक बनाने पड़ेंगे, मापदंड बनाने पड़ेंगे और उनके आधार पर आपको क्या करना है? अपना आंसर याद करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। देखिए, तो यहां आपको क्या करना है? एंड कंजक्शन हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और वो भी कौन सी श्रेणी में आता है? यानी कम्युलेटिव कंजक्शन की श्रेणी में आता है। और हेल्प द पेरेंट्स इन देयर सर्वाइवल, और अपने माता पिता की वे उनकी आजीविका, सर्वाइवल यानी आजीविका या जीवन व्यापन, और उनके जीवन व्यापन में अपने माता पिता की वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यानी छोटी झोपड़ियों में वो विकसित होते हैं और अपने माता पिता की आजीविका के लिए, आजीविका में वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। रेक पिकिंग इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी। लेखिका कहती है कि रेक पिकिंग, कचरा उठाना सीमापुरी में, सीमापुरी यानी सीमापुरी में आजीविका के प्रति एकमात्र तरीका है। यानी कि कचरा उठाना सीमापुरी में आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए एकमात्र रास्ता है, तरीका है। यानी हम कचरे उठाए बगैर हम सीमापुरी में जीवन नहीं जी सकते। कहने का मीन्स गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो कचरा है वो सोना है, क्योंकि वो लोग क्या मानते हैं? कचरे को सोना समझते हैं। कहीं भी उनको कचरा दिखाई दे गया तो उसको क्या समझते हैं? गोल्ड समझते हैं, क्योंकि उनके बिना उनका गुजारा इम्पॉसिबल है, इसलिए उसको कचरे को वो गोल्ड समझते हैं। पीपल हियर लिव इन पॉवर्टी, जो लोग यहाँ रहते हैं वो किस दशा में रहते हैं? गरीबी की दशा में रहते हैं। किस दशा में? गरीबी की दशा में रहते हैं, गरीबी में अपना जीवन जीते हैं। दे आर डिवोइड ऑफ यानी वंचित होना, डिवोइड ऑफ यानी वंचित होना। किससे वंचित है वो? द फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, दे यानी वे, जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित है। वे लोग, गंदी बस्ती में रहने वाले जो कचरा उठाने वाले रेक पिकर्स हैं, वो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे डिवोइड ऑफ यानी वंचित है। हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा आर नॉट इवन देयर ड्रीम्स, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल इत्यादि उनके सपनों तक में भी नहीं है, अर्थात ये चीजें उनके सपनों में भी नहीं आती। कौन कौन सी चीजें? यानी स्वास्थ्य का वो ख्याल नहीं रखते, एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं देते, स्पोर्ट्स का तो कुछ उनको पता ही नहीं है। तो आर नॉट इवन देयर ड्रीम्स, ये चीजें उनके सपनों में नहीं होती हैं। देयर पॉवर्टी, उनकी जो गरीबी है, डजंट अलाउ देम टू लिव ए हाइजीनिक एंड हेल्दी लाइफ, उनकी गरीबी उन्हें अनुमति नहीं देती है। दे मीनी उन्हें, डज नॉट अलाउ ये अनुमति नहीं देती किस बात की? टू लिव। यहाँ टू लिव क्या है? टू लिव यहाँ पर विथ इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव हैज
इन्फिनिटिव्स हैव टू काइंड्स, विथ इन्फिनिटिव एंड विदाउट इन्फिनिटिव। विथ यानी 2+V1 एंड विदाउट यानी ओनली V1। तो यहाँ आपको 2+V1 दिया हुआ है, यानी कि ये विथ इन्फिनिटिव है। तो यहाँ ये मैन वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। मैं आपको बता दूं मैन वर्ब कौन सी यहाँ पे, अलाउ है। अलाउ यहाँ पे मैन वर्ब है। कहीं ये कंफ्यूजन आपके नहीं होनी चाहिए कि मैन वर्ब यहाँ पे लिव है। मैन वर्ब तो अलाउ है, जबकि ये लिव इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इसका ऑब्जेक्ट भी अलग हो सकता है। देखो यहाँ पर मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट देम है, तो यहाँ लिव का ऑब्जेक्ट भी कौन सा है, ये हाइजीनिक एंड हेल्दी लाइक। तो आप क्या कर लोगे कि मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा था, देम यानी कि वो लोग थे, और लिव का ऑब्जेक्ट कौन सा था, ये हाइजीनिक एंड हेल्दी लाइफ है। इस प्रकार से याद हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देयर पॉवर्टी डज नॉट अलाउ देम टू लिव ए हाइजीनिक एंड हेल्दी लाइफ। और उनकी जो गरीबी है उनको एक स्वच्छ, हाइजीनिक यानी स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अनुमति नहीं देती है। उनकी गरीबी उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनको अनुमति नहीं देती है। दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ए गुड लाइफ ड्यू टू पॉवर्टी। वे गरीबी के कारण, ड्यू टू यानी गरीबी के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, मैंने कहा ना कि कंपाउंड प्रीपोजिशन है। वे गरीबी के कारण अच्छे जीवन के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। अच्छे जीवन के बारे में नहीं, थिंक ऑफ यानी थिंक के बाद में ऑफ आई की प्रीपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ वो का मीनिंग के बारे में, तो वे गरीबी के कारण अच्छे जीवन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और कीप इंगेज्ड यानी लगे रहते हैं। कीप इंगेज्ड यानी लगे रहते हैं क्या करने में, रेक डिगिंग करने में, यानी कचरा बीनने में, उठाने में, या फिर किसमें लगे रहते हैं, द सम टाइप ऑफ मेनियल जॉब। मेनियल का मीनिंग क्या होता है, मेनियल का मीनिंग होता है तुच्छ प्रकार का, निम्न श्रेणी का जो काम होता है, उस काम में या तो वो लगे रहते हैं या फिर कचरा उठाने में वो लगे रहते हैं। A lot of small children have to pick up the garbage in the midst of danger of a number of diseases। तो यहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, have to pick up, यहाँ देखो ओब्लिगेशन है, ये have to है, ये यहाँ पर मॉडल एचवी के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है, मॉडल एचवी के रूप में, यानी मस्ट की भूमिका निभा रहा है। किसकी भूमिका निभा रहा है, मस्ट की भूमिका निभा रहा है, हैव टू। तो आपको बता रहा हूं कि उनको क्या करना पड़ता है, उनको यानी असंख्य, ए नंबर ऑफ ही असंख्य, ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है असंख्य बीमारियों के खतरे के बीच में, इन द मिडिस्ट ऑफ, ये पूरा ही फ्रेज है यहां से लेकर यहां तक, इन द मिडिस्ट ऑफ डेंजर ऑफ ए नंबर ऑफ डिजीज, असंख्य बीमारियों के खतरे के बीच में उन्हें क्या उठाना पड़ता है, कचरा उठाना पड़ता है, यानी किनको, बहुत सारे छोटे बच्चों को। इस प्रकार से देयरफॉर द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स आर वेरी क्रिटिकल एंड डिप्लोरेबल। इस प्रकार से सीमापुरी की जो जीवन दशाएं हैं, सीमापुरी जो गंदी बस्ती है उसकी जीवन दशाएं हैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं, आलोचनात्मक हैं, और साथ ही साथ डिप्लोरेबल यानी निंदनीय है, दयनीय है, खराब है। तो थैंक्स माय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। ये क्वेश्चन आपको मैंने भली बातें समझाया, आप इसको एक बार दोबारा जो मैंने आपको जैसे जैसे समझाया इस ऑडियो के माध्यम से, आप इसको देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, आपको याद हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। दोबारा आपके लिए थैंक्स।